हेलो बच्चों, हम लोग हमारी विश्व इतिहास की क्लास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने इसके विभिन्न जो कारण हैं उनके बारे में पढ़ा है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होने के क्या कारण रहे। अगला कारण है बच्चों, फ्रांस और अन्य देशों का सहयोग। इंग्लैंड की उपनिवेशवादी नीति से और उसकी साम्राज्यवादी नीति से उसने यूरोप के कई देशों को अपना शत्रु बना लिया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया जिसमें फ्रांस पराजित हुआ। तो अब फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध की अपनी इस पराजय का बदला लेना चाहता था, तो उसने अमेरिकी उपनिवेशों को अपना सहयोग दिया। इसी तरह स्पेन भी का समर्थन भी अमेरिका को प्राप्त था, क्योंकि स्पेन के फ्लोरिडा, मिनोरिका और जिब्राल्टर पर इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से स्पेन भी इंग्लैंड से अपना बदला लेना चाहता था। हॉलैंड सहित कुछ देश भी ऐसे थे जो अमेरिका के माध्यम से इंग्लैंड से अपनी पराजय का, अपने विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार का बदला लेना चाहते थे। तो इस तरह से अमेरिका के उपनिवेशों का हौसला बढ़ा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कुछ राष्ट्रों के सहयोग से वह सफलता प्राप्त कर सकता है, तो स्वतंत्रता प्राप्त करना शीघ्रता से संभव है। अगला पॉइंट है बच्चों, महाद्वीपीय सम्मेलन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 2 महाद्वीपीय सम्मेलन हुए। पहला हुआ 1774 में और दूसरा हुआ 1775 ईस्वी में। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन 1774, ये ध्यान रखिएगा डेट। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ? 1774 और द्वितीय हुआ 1775 में। 5 सितंबर 1774 में अमेरिका का एक शहर है फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जॉर्जिया के अलावा 12 सभी उपनिवेशों ने भाग लिया था। एक बात बच्चों यहाँ बताना चाहूँगी मैं आपको कि जो 13 उपनिवेश थे उसमें जॉर्जिया केवल एकमात्र ऐसा उपनिवेश था जो ब्रिटेन का साथ देता था, उसका सहयोग करता था। तो इस तरह से जॉर्जिया इसमें शामिल नहीं हुआ, केवल 12 उपनिवेश इसमें शामिल हुए। इसे फिलाडेल्फियन कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या उद्देश्य थे, किन बातों को लेकर इस सम्मेलन को शुरू किया गया था? पहला पॉइंट है कि स्वतंत्रता संघर्ष की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, किस तरह से संचालित किया जाना चाहिए इसको, इस पर विचार करना, इस स्थिति की समीक्षा करना। दूसरा, प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की मांग करना उपनिवेशों के लिए। तीसरा पॉइंट था जो ब्रिटेन ने विभिन्न तरह के यहाँ पर अधिनियम लागू कर रखे थे, उनकी समाप्ति करना। और अगला पॉइंट था इंग्लैंड के साथ संबंध स्थापित करना। तो इसमें क्या हुआ, इस सम्मेलन में पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स, जॉर्ज वॉशिंगटन, रिन किंगसन आदि प्रसिद्ध नेताओं ने भाग लिया और इन नेताओं ने सोचा कि इसके माध्यम से समानता की मांग, इंग्लैंड के साथ एकता और सौहार्दपूर्ण संबंध की मांग स्थापित करना आदि कुछ मांगें अपने इंग्लैंड के सामने प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसमें एक मांग पत्र तैयार किया गया इन सभी उद्देश्यों को लेकर और उनको इंग्लैंड के सामने रखा गया, लेकिन इंग्लैंड ने इन बातों को मानने से, इन मांगों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि मैसाचुसेट्स में लेक्सिंगटन नामक स्थान पर क्या हुआ कि जब मांगों को नहीं माना तो सैमुअल एडम्स और जॉन हैकॉक के नेतृत्व में गोला बारूद के भंडार उन्होंने एकत्र किए, संग्रहित किए और ब्रिटिश सरकार ने जब उनको पता चला ब्रिटिश सरकार को, तो उन्होंने इन गोला बारूद के भंडारों को नष्ट करने के लिए सेना भेजी। लेक्सिंगटन नामक गांव में अमेरिकी उपनिवेशों और ब्रिटिश सेना के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें 8 अमेरिकी स्वयंसेवक मारे गए। इस घटना को लेक्सिंगटन की घटना कहा जाता है, जो 19 अप्रैल 1775 के आसपास घटित हुई।
इस घटना का जब सच में 8 अमेरिकी स्वयंसेवक मरे तो अमेरिकी उपनिवेशों ने इस घटना का कड़ा विरोध किया और इन्हीं परिस्थितियों में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन किया जो 1775 में हुआ। 10 मई 1775 को क्या हुआ कि द्वितीय फिलाडेल्फिया में ही वापस से द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका नेतृत्व इस बार उद्योगपति और क्रांतिकारी जॉन हैकॉक ने किया। उसने घोषणा की कि हमारी जितनी भी मांगें हैं वो सही हैं, न्यायोचित हैं और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान महाद्वीपीय सेना के गठन का निश्चय किया गया और जून 1775 में जॉर्ज वॉशिंगटन को इस महाद्वीपीय सेना का सेनानायक नियुक्त कर दिया गया। और इसी सम्मेलन के दौरान उपनिवेशों ने यह तय किया कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, उसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। लेकिन अगस्त 1775 में सरकार ने जितनी भी उपनिवेशों में गतिविधियां हुई थी उनको क्या किया बच्चों, अवैध घोषित कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद उपनिवेशों में संघर्ष की प्रक्रिया रुकी नहीं और उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार करने का निश्चय किया और इसका प्रारूप तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जिसका मुख्य कार्य क्या था, उसका प्रारूप तैयार करना था कि कौन कौन सी उसमें बातें शामिल की जाएं। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके 2 प्रमुख सदस्य थे जो घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनी थी। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र में स्वतंत्रता, समानता, खुशहाली या संपन्नता को आधार माना गया। इस घोषणा पत्र के 3 भाग थे। इस घोषणा पत्र के 3 भाग थे कि मौलिक अधिकारों की घोषणा करके स्वतंत्रता, समानता और खुशहाली या संपन्नता को आधार माना गया। 27 शिकायतों का उल्लेख किया गया एक मांग पत्र में और उसको जिसमें जो शिकायतें किसके विरुद्ध थी, जॉर्ज तृतीय के विरुद्ध। अगला है 13 उपनिवेशों के द्वारा मातृ राष्ट्र के साथ संघर्ष। राजनीतिक 13 उपनिवेशों के द्वारा अपने मातृ राष्ट्र मतलब इंग्लैंड के विरुद्ध राजनीतिक संबंध विच्छेद कर दिए गए या तोड़ दिए गए। इस तरह से इन प्रमुख बातों को अमेरिका के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि ब्रिटेन ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और उसने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संघर्ष में पहला युद्ध 1777 में सारटोगा का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश सेनानायक बारगोइन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस युद्ध के बाद फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि ने सक्रिय रूप से अमेरिका का सहयोग दिया। इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य संघर्ष का अंतिम युद्ध 1781 में वर्जीनिया के यॉर्कटाउन नामक स्थान पर हुआ जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने 7000 सैनिकों के साथ अमेरिकी उपनिवेशों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी तलवार कॉर्नवालिस ने वाशिंगटन को सौंपकर आत्मसमर्पण की नीति अपनाई। इस घटनाक्रम के बाद जो इंग्लैंड था उसने युद्ध को रोकना चाहा, लेकिन फ्रांस और स्पेन युद्ध को जारी रखना चाहते थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनको भी कुछ उपनिवेश प्राप्त हों। ऐसी स्थिति में क्या किया, अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त वार्ता प्रारंभ करी और एक संधि हुई दोनों के मध्य जिसे पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। डेट याद रखना बच्चों, 3 सितंबर 1783 1783 पेरिस की संधि किसके बीच में हुई, अमेरिका के बीच में और इंग्लैंड के बीच में। इसमें क्या हुई, संधि की शर्तें क्या क्या थी। पहली शर्त थी 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को ब्रिटेन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। दूसरा है
न्यूफाउंडलैंड, लेब्राडोर, नोवा स्कोटिया में मछली पकड़ने का अधिकार फ्रांस को दे दिया गया। तीसरा है इसमें शर्त, अफ्रीका में सेनेगल, वेस्ट इंडीज़ में टोबैगो फ्रांस को दे दिए गए। चौथी शर्त थी, मिनोरिका का द्वीप स्पेन को दे दिया गया। और लास्ट पॉइंट है कि अमेरिका में ब्रिटिश उपवासियों को होने वाली जो क्षति है या नुकसान है उसका खर्चा कौन देगा? अमेरिकी उपनिवेश देंगे। इस तरह से दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। इनके मध्य बाद में कई व्यापारिक वार्ताएं भी हुई। तो इस तरह से हम देखें तो बच्चों, इन कारणों के फलस्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुई। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें घोषणा पत्र तैयार करने के साथ साथ विभिन्न युद्ध हुए, आपस में संधि वार्ताएं हुई। तो इस तरह से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो संपन्न हुआ। अब इसके क्या परिणाम निकले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के? सबसे पहले तो है, पहला परिणाम हम क्या देखेंगे कि जो 13 उपनिवेश थे उनको क्या मिली? इंग्लैंड से आज़ादी मिली। दूसरा, 1787 में फिलाडेल्फिया में अमेरिका का संविधान बना, जिसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। आकार में छोटा था लेकिन पहला लिखित संविधान था। वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाई गई और इसी वर्ष से जो था अमेरिका का संविधान लागू हुआ। 13 उपनिवेशों को मिलाकर एक संघ बनाया गया, जिसे वर्तमान समय में USA या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका को विदेशी देशों के प्रभाव से मुक्ति मिली, आर्थिक विकास हुआ, वहाँ पर कई तरह के उद्योग धंधे स्थापित हुए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, विभिन्न विचारकों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने अपनी मानसिकता से, अपने विचारों से लोगों को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा स्थापित मानने के लिए प्रेरित किया। कई सामाजिक परिवर्तन हुए, इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और जॉर्ज तृतीय की आक्रामक क्रूर नीतियों का अंत हुआ। अब इंग्लैंड ने इस घटना के बाद, इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद वाणिज्यवाद की नीति को त्याग कर अपने उपनिवेशों में सुधारवादी नीति को अपनाने का निश्चय किया, जो काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन था। आयरलैंड के प्रति, भारत के प्रति उनकी नीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ। अन्य उपनिवेशों के प्रति उन्होंने सतर्कता की नीति अपनाई, जैसे भारत हुआ, अफ्रीका के विभिन्न देश हुए। इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक हानि हुई। इस घटना का यूरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा और वहाँ भी क्रांति की शुरुआत हुई आज़ादी प्राप्त करने के लिए। इस तरह से बच्चों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम निकले। अब विश्व के इतिहास में इस स्वतंत्रता संघर्ष का महत्व क्यों है, जिसमें हम मुख्य बातों को ले सकते हैं। पहला है, अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने राजतंत्र और शाही आदर्शों के स्थान पर प्रजातांत्रिक और उदारवादी शासन के आदर्श को अपनाया। यह ऐसा पहला देश था जिसका लिखित संविधान है, इसमें संघात्मक राज्य शासन की स्थापना की गई। पहला प्रजातांत्रिक राष्ट्र जिसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या परिणाम हुए इसका। पहला देश जिसने अपने निवासियों को मूल अधिकार प्रदान किए। यहाँ पर खुली और उदार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, आर्थिक नीतियों को लागू किया गया और अमेरिका आर्थिक नीतियों को लागू करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना। अमेरिका ने राज्य और चर्च की पृथकता को समाप्त किया, राज्य और चर्च की पृथकता स्थापित करी। इससे ब्रिटेन को एक प्रेरणा मिली कि उपनिवेशों के साथ किस तरह से नीतियाँ अपनानी चाहिए।
इस तरह से अमेरिका में जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो विश्व के अन्य देशों को भी प्रेरणा मिली कि राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र और उदार शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों, आपको बड़े क्वेश्चन के लिए और छोटे क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कई तरह के छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें, युद्धों के बारे में पढ़ें, बोस्टन टी पार्टी हुआ, बोस्टन हत्याकांड है, जो आर्थिक नियम थे, अधिनियम थे, वो उनको बारे में ध्यान से पढ़ें, उनकी डेट को नोट करें, है ना। तो अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।